निकाल सकते, वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सिर्फ एक और एडिशनल काम करना है। वो जो दो इक्वेशंस गिवन होती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सिनेरियो में, उन दोनों में y को सब्जेक्ट बना के आप प्लॉट करें। दोनों में क्या करें, y को सब्जेक्ट बना के क्या करें, आप प्लॉट करें। किसी एक पॉइंट पर आके वो जिंदगी में हमेशा क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी लाइंस हुई तो वो हमेशा क्या करेंगी, हमेशा क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताता है हमें? अच्छा, तो हमने कहा था कि जो लाइन, दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या बताता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बताता था हमें? इट वाज टेलिंग अस द सॉल्यूशन। क्या बताता था हमें? सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, x का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें x का आंसर बताता था और y का कोऑर्डिनेट हमें y का आंसर बताता था। जैसे हमने दो लाइंस हमने ड्रॉ की थी, एक लाइन कल कुछ इस किस्म की आ रही थी, याद है कि नहीं? दूसरी ऐसी आ रही थी, ऐसे ही है कि नहीं? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये वाला। दोनों इक्वेशंस डिफरेंट थी। ये वाला क्या था इसका? ये था इसका एक कोऑर्डिनेट, और ये वाला था उसका, ये था गालिबन कितना, 2, और ये वाला कितना था, पॉइंट -1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 2, -1। ये जो 2 था ये किसका आंसर था, और ये किसका आंसर था, y का। तो अब यूं समझ लें कि हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड्स आ गए? 3। कौन कौन से वाले? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रेहान कौन से वाला? ग्राफिकल मेथड। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड। चौथा मेथड भी है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिसेस के थ्रू भी किया जा सकता है। अलिशबा वसीम और वो जीनिया जो बैठी हुई है पीछे, जीनिया तवज्जो रखें प्लीज। चौथा मेथड भी है, दैट इज मैट्रिसेस मेथड। ठीक है बात की नहीं? लेकिन अभी तक वी आर फेमिलियर विद अलजेब्रिकली 2 मेथड्स, ग्राफिकली 1 मेथड। सबको समझ आ गई मेरी बात की नहीं? नहीं समझ आई तो बता दें। सबको क्लियर हो गया? आज हमारा जो नया टॉपिक है, इट इज प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हायर ऑर्डर इक्वेशंस की तरफ भी हम आएंगे। बच्चों सबको समझ आ रही है कि नहीं? क्वाड्रेटिक का हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास पैराबोलास बनते हैं। हमारे पास पैराबोलास बनते हैं कौन कौन से वाले? या तो कप शेप, तवज्जो रखें, या तो दूसरा कौन से वाला, कैप शेप बनता है। कप शेप इज ओनली व्हेन a is greater than 0. Cap shape is only when a is less than 0. When a is greater than 0, पॉइंट कौन सा बनेगा? When a is less than 0, पॉइंट कौन सा बनेगा? मिनिमम पॉइंट के ऊपर और मैक्सिमम पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, लाइन ऑफ, और उस लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन कैसी होती है? y इक्वल टू समथिंग या x इक्वल टू समथिंग? x इक्वल टू x इंटरसेप्ट, x इक्वल टू x इंटरसेप्ट। यस और नो गर्ल्स? यस और नो? यस। अच्छा, इस मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट को एक और पॉइंट भी कहा गया था, टर्निंग पॉइंट। विच पॉइंट? टर्निंग पॉइंट। ग्रेडियंट ऑफ टर्निंग पॉइंट क्या है? 0, क्योंकि ग्रेडियंट एक कर्व का कैसे निकलता है? कैसे? टेंजेंट बना के। कैसे? टेंजेंट बना के। टेंजेंट एक लाइन है जो कर्व को जिंदगी में कितनी बार टच करती है? एक बार, एक्सटर्नली छू के गुजर जाती है। ठीक है, अब मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे ये लाइन कैसी दिखेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का m हमेशा क्या होता है? 0। ये कॉन्सेप्ट IGCSE वालों को डेरिवेटिव्स में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा, इंतहाई ज्यादा हेल्प आउट करेगा। ये वो खास एक वाहिद कॉन्सेप्ट है जो डेरिवेटिव का 80% पेपर्स में पूछा जाता है कि जी टर्निंग पॉइंट या ग्रेडियंट एट इट्स लोकल मिनिमा या मैक्सिमा क्या होगा? वो हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट्स 0 होते हैं किसी भी ग्राफ के। क्लियर है ये बात कि नहीं? आज हम इसी तरह के ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये हम फुट रूलर से नहीं ड्रॉ करते। ये हमेशा कैसी होती है? इट इज ऑलवेज अ फ्री हैंड स्केच। इसको स्मूथ कर्व बोलते हैं, और स्मूथ कर्व यहां पे बता देते हैं कि कैसे बनेगी। इट इज अ फ्री हैंड स्केच बनेगा इसका।
हमेशा कैसे बनेगा? फ्री हैंड स्केच बनेगा। अब फ्री हैंड स्केच जैसे नहीं, वो पेंटिंग के या जो आर्टिस्ट होते हैं वो ड्राइंग बनाते हैं, वो पेन को कभी भी ना यूज टाइट करके नहीं पकड़ते, यू नो, देयर हैंड्स आर ऑलवेज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी लाइट वेट से अपने पेन को पकड़ते हैं वो, ताकि उनका स्केच थोड़ा आसान। आई विल आल्सो हेल्प यू आउट, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट बट ग्राफ्स बनाना आते हैं, सो हम सीखेंगे ग्राफ्स किस तरह से बनाते हैं। तो जो सबसे पहली इक्वेशन जो आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करेगी कॉन्सेप्ट समझने में, मिसाल के तौर पे एक सवाल है, विल सॉल्व अ क्वेश्चन, हेडिंग लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हेडिंग लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मालूम है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज व्हाट? वेरिएबल की पावर इज 2, जनरल फॉर्म इज ax² + bx + c = 0। a क्या बताता है आपको? इट टेल्स द शेप। c क्या बताता है आपको? y इंटरसेप्ट बताता है। और शेप ही से आगे आपको क्या पता चलती है? उसका मिनिमम होगा पॉइंट या उसके अंदर मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये भी आपको शेप से पता चल जाता है। ऐसा ही है ना? एक इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में 4 पॉइंट्स लिए थे ना, स्केच बनाने में 4 पॉइंट्स आर नॉट इनफ। 4 पॉइंट्स इनफ नहीं होते, एटलीस्ट 7 पॉइंट्स होने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 7, क्योंकि आपने हाथ से ना उन पॉइंट्स को बनाना है। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने पॉइंट्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, तो वो जरा गोलाई उसके अंदर ज्यादा आएगी। दूर होंगे तो उसके शार्प एजेस बनने के चांसेस ज्यादा हैं। और कभी भी लीनियर इक्वेशन के अलावा जितनी भी इक्वेशंस है, कभी भी उनके शार्प एजेस नहीं होते, वो हमेशा कर्व्स होती हैं। उनके जो ग्राफ्स हैं वो हमेशा स्मूथ कर्व होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ लीनियर इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन होती है, सिर्फ वो फुट रूलर से बनती है। उसके अलावा सारे ग्राफ्स कैसे हैं? वो कर्व्स की सूरत में बनेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो जब मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, draw the graph of 10x² minus 5x, 10x² minus 5x, नहीं एक सेकेंड, 10x² minus x minus 2 is equals to 0, 0 के बजाय यहां पे y is equals to y. Equation is 10x² minus x minus 2 is equals to y. अब इस इक्वेशन के अंदर चंद एक बातें हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दोस फ्यू थिंग्स। ये जो 10 है ये क्या बताता है? ग्राफ कैसा बनेगा? x² कैसा बनेगा? कप शेप बनेगा, बिकॉज x² का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। x² का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, प्लस में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट इज अ कप शेप। यहां से -2 से क्या चीज पता चलेगी? ये इसका क्या पता चल गया? y इंटरसेप्ट पता चल गया। कप शेप से एक और क्या चीज पता चलेगी? कौन सा पॉइंट होगा इसका? मिनिमम पॉइंट होगा। ये चंद बातें हमें इसकी पहले से ही पता चल चुकी हैं, ये चंद बातें इसकी हमें पहले से ही पता चल चुकी हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, अब हम करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा जी? कंप्लीट द टेबल। Complete the table. Take at least 7 values of x in case of sketches only. ठीक है, लाइन स्ट्रेट लाइन बननी हो, 4 वैल्यूज आर मोर देन इनफ। ठीक है, 4-5 वैल्यूज आर इनफ, बट इस कर्व की सूरत में टेक एट लीस्ट
7 वैल्यूज ऑफ x। तो आप जरा टेबल बनाएंगे हम, और इसमें x और y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालते जाएंगे। कोई भी वैल्यूज ले लें, कुछ एक जिस तरह -2, -1, -1, 0, 1, 2, 3 and 4। टेन इंटू -2 का स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू, जो आंसर आएगा मुझे बताना है। ये पहली वैल्यू, 10 इंटू -1 स्क्वायर -1 -2 ये दूसरी वैल्यू, 0 का स्क्वायर -0 -2 ये तीसरी वैल्यू, 1 स्क्वायर -1 -2 चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, ये छठी वैल्यू। ठीक है, सही है ना? वैल्यूज अपनी मर्जी की भी ले सकते हैं आप। आंसर निकालते जाएं क्या क्या आ रहे हैं इनके। पहले वाले का आंसर कितना है? 4 10 40 प्लस 2, ये कितना आ गया पहले वाले का? 40 आ रहा है बच्चों। दूसरे वाले का आंसर, ये सबको समझ आ रही है कि नहीं? फातिमा इधर ऐसे बैठोगे ना बच्चे, 1 रुपए की नहीं समझ आनी है। आप जितनी छोटी छोटी आंखें करके आप देख रही हैं तो नजर भी नहीं आता, ऊपर से आप हैं भी बिल्कुल अजीब ही तरह से आप बैठी हुई क्लास में, जैसे लाउंज में बैठी हुई हो। आओ फर्स्ट रो में आके बैठो। क्यों नहीं है सीट? वहां पे है अवेलेबल सीट उधर। अजीब नखरे करते हैं यार, 500 रुपए की एनके मिलती है, वो खरीद लें अपने लिए। आगे आके बैठो इधर। मेरे लिए मुसीबत बनाई हुई, ऐसी छोटी छोटी आंखें करके देख रही जैसे नजर ही नहीं आ रहा आपको। आगे आके बैठे बच्चा, ना आप सवाल पूछती हैं ना आपको समझ आता है। टेस्ट में भी पता लगता है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपसे पूछ रहा हूं फातिमा, ये बैग्स उठाएं वहां से, उस चेयर पे जो पड़े हुए। हाँ जाएं, आगे बैठे हैं उसके ऊपर। और जिन बच्चों को नजर नहीं आता अपनी एनकों का बंदोबस्त करें। इस चीज का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिर आप घंटा गुजरने के बाद बोलते हैं समझ नहीं आई। ये आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन का हमने ग्राफ प्लॉट करना है, तो वी आर टेकिंग एटलीस्ट 7 वैल्यूज ऑफ x। कौन कौन सी वैल्यूज? मैंने 2 नेगेटिव वैल्यूज ले ली हैं, 1 0 ले लिया और 4 पॉजिटिव वैल्यूज ले ली हैं। आप 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव और 1 0 भी ले सकते थे। अब -3 से +3 तक की वैल्यूज भी ले सकते थे, ये आपकी चॉइस है। -3 आपने लिया कि नहीं? -3 किसने लिया है? एनी स्टूडेंट जिसने -3 से स्टार्ट किया हो। आपकी मर्जी थी, आप तो सारे व्हाइट बोर्ड छापा कर रहे हैं, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें थोड़ा सा। -3 से और 3 से, हाँ तो वैल्यूज तो आएंगी बड़ी। और -3 से वो भी उसके आसपास ही होगी। हाँ उसके आसपास ही होगी, कोई बात। अच्छा, -1 का जब आपने जिधर जिधर x लगा हुआ है वहां वहां आपने x की वैल्यूज को पुट करना है और उसके रिस्पेक्टिव आंसर्स आपने निकालने हैं। ठीक है,
सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। जब आपने x की जगह -2 पुट किया, क्या आंसर 40 आया? क्या आपने जब -1 पुट किया x की जगह, देखें ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है बिकॉज इट्स नेगेटिव साइन, ठीक है ना, तो इसका जवाब क्या आया? कितना आया? 11 आया। और उसके अलावा -2, इसका आंसर कितना आया? यस -2। और इसके अलावा इसका आंसर कितना आया? 10 - 3 इज 7। इसका 9 है, एक्नॉलेज करें जी, 9 है। इसका आंसर हमने 9 कर दिया। और इसके अलावा जब 2 डाला तो फिर कितना आंसर आया? 36। 3 डाला तो कितना आंसर आया? 91। 3 square is 9 into 10 is 90, minus 3 is -5, 90 minus 5 is 85। 85 आना चाहिए इसका। सब बच्चे इसलिए करें ना, देखें जितनी गलतियां होंगी क्लास में कर लें, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए गलतियां। If you guys are relying on someone else's answer, so it means you are highly probable of making mistakes in the exam. So do the mistakes in class, at least do it. किसी और के काम के ऊपर ना रिलाई करें। इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि आप सारे मुझे एक्नॉलेज करें कि आंसर्स ठीक हैं या नहीं। क्या ख्याल है? अच्छा, इसके बाद व्हाट इज द 7th आंसर? सब बच्चे देखें, समझ आ रहा सारों को कि नहीं आ रहा? सब बच्चे बताएं। अब 10 इंटू यहां पे क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर -4 - 2 इज इक्वल टू, इसका जवाब क्या आएगा? 154 आ गई। ये इट्स अ वेरी बिग आंसर, ठीक है। सो हमें काम करते हैं, अभी अपने टेबल के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। -2 वाली वैल्यू थी 40, -1 वाली वैल्यू थी 9, -2 7, 36, 85, 154। आप नोट करें, आपका जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ में अब आपको स्केल चूज करना है, क्योंकि इतनी बड़ी y की वैल्यूज तो किसी के पास भी ग्राफ में नहीं होंगी। आंसर्स तो आ सकते हैं, जब आंसर्स आ सकते हैं तो इसमें कमाल किस चीज का होगा? ग्राफ का या स्केल का? स्केल आपने लेना है। हॉरिजॉन्टली हमें स्केल का मसला नहीं होगा, वर्टिकली मसला होगा। हॉरिजॉन्टली तो एड्रेस हो जाएगा ना प्रॉब्लम्स, बिकॉज -2 या अब अपने तौर पे ना -4 तक का ऑप्शन रखना। समझ आ रही बात की नहीं? -4 तक का ऑप्शन रखना, ताकि ग्राफ अगर जिधर भी जा रहा हो हमें उसका आइडिया हो जाए। सेकेंडली, वाई एक्सिस के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? स्टार्ट हो रहा है 40 से, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है, फिर एकदम ऊपर जा रही है वैल्यू साली। नजर आ रहा है कि नहीं? मतलब ये जो ग्राफ का हमने प्रेडिक्ट किया था कि ग्राफ कैसा होगा, ये यूं ही हो रहा है कि नहीं? जैसे x की वैल्यूज राइट की तरफ जा रही हैं, वहां से y की वैल्यूज नीचे आ रही हैं कि नहीं? फिर नीचे से एकदम किधर जाती है? ऊपर की तरफ जाती है, हाँ या ना? अब ग्राफ पेपर के ऊपर मेरा जो स्केल बनेगा, अगर एग्जामिनर ने स्केल ना दिया हुआ तो हम स्केल अपनी मर्जी का चूज करेंगे। इस वक्त जो मुझे सबसे बेस्ट स्केल दिखता है वो ये है कि जी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स वाला। क्या ख्याल है? क्योंकि आपका जो एक बॉक्स है उसके अंदर कितने छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं? 10 है ना, तो वो इजीली आप 11 को भी टारगेट कर सकते हैं, 7 को भी देख सकते हैं, 9 को भी देख सकते हैं, 36 को भी देख सकते हैं, 85 को भी देख सकते हैं। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? और जो मेजर पोर्शन आपका ग्राफ का होगा मिडिल में होगा या थोड़ा नीचे बनेगा? ये बताएं मुझे। आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है वो ऊपर बनाएंगे नीचे बनाएंगे? नीचे बनाएंगे उसको, क्योंकि वाई एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू ज्यादा नहीं है। नोट कर रहे हैं? ये टेक्निक सुन ले जरा सारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ना सुने मर्जी आपकी। लड़कियां मेहंदी लगाने में मसरूफ हैं। अबे तवज्जो दो नकम्मो, लड़के तवज्जो दे रहे हैं, लड़कियां मेहंदी लगा रही हैं अपने हाथ। इधर ध्यान रखें सारे। मैंने ये कहा कि मुझे जरा ग्राफ देख के बताओ, आपके जो वाई एक्सिस की वैल्यूज है वो ज्यादा बड़ी वैल्यूज है ना पॉजिटिव में, आपका जो एक्स एक्सिस बनेगा वो दरमियान में बनाएंगे थोड़ा नीचे बनाएंगे? क्यों? नेगेटिव वाई एक्सिस की कम वैल्यूज है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ज्यादा वैल्यूज है। अगर आपका पेज इस किस्म का होगा ना, सुनना जरा, ये है आपका ग्राफ पेपर, आप दरमियान में ऐसी लाइन ना बनाएं। अगर ऐसी बनाएंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा? नीचे वाला ये वेस्ट हो जाएगा, और ऊपर की सारी वैल्यूज आपकी एड्रेस
नहीं हो सकेंगी अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल हमारा अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यस और नो। इसी तरह से अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा हमारा, सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, क्या होगा 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाँ या ना। माहम वसीम मुंह हिला लें, एनर्जी नहीं लगेगी, चिप्स खिला दूंगा आखिर में। तवज्जो रखें इधर, आपका ध्यान बिल्कुल भी मेरी तरफ है लेकिन आप सोई भी हैं। इधर ध्यान दें, मुझे ये काम नहीं करना। माहम वसीम अब आपको मैं पढ़ाता हूँ, बाकी सब सो जाएं बेशक। ये क्या है, ये वेस्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को, एक्स एक्सिस को, एक मिनट, अब उससे बात करना है। यहां से करना क्या है बच्चों, तवज्जो रखें, तवज्जो रखें। ये जो सा ग्राफ है इसमें मुझे क्या करना है, लाइन जो एक्स एक्सिस की ये थोड़ी सी किधर होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए, ताकि ये वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा वैल्यूज को कवर करें और एक्स एक्सिस की तरफ मतलब माइनस वाई एक्सिस की तरफ बेशक कम वैल्यूज हो। मेरे ग्राफ की नीड्स ही इस तरह की हैं कि लेस माइनस वाली वैल्यूज एंड मोर पॉजिटिव वाई वाली वैल्यूज। ठीक है ये बात कि नहीं, नहीं समझ आ रही? अच्छा, पहले से ताकि आपका ग्राफ खराब ना हो तो जरा प्लॉट करें सारे बच्चे अपने अपने ग्राफ्स। जी 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहां पे 10 डब्बे बनाने की कोशिश करूंगा, 10 भी नहीं, मैं कहां तक जा रहा हूं, 15 डब्बे बनाने हैं मुझे। आखिरी नहीं भी बनता तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है। ओरिजिन, खामोशी से बच्चों अपना अपना काम करें, अपना अपना काम करें। 1 2 3 4 यह आ गया आपका एक्स एक्सिस, दूसरा आ गया माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। बनाए जरा ग्राफ सारे। जगह ही नहीं है मेरे पास, व्हाइट बोर्ड छोटा। लेबलिंग कर लेते हैं इसके ऊपर। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। वाई एक्सिस के ऊपर 10 यूनिट्स हैं, -10 10 20 30 40 50 60 80 90 और ये 100। वो नहीं जा, मेरा नहीं जा सकता, आपके ऊपर वाई एक्सिस के 15 बॉक्सेस होंगे, आप जा सकते हैं 150 तक, 160 तक जा सकते हैं आप। आपके तो काउंट है ना 20 समथिंग बॉक्सेस हैं आपके। हाँ लेनी है ना नेगेटिव वैल्यूज, इसलिए नहीं, ग्राफ का बिहेवियर आपको आइडिया हो जाएगा उसका। चंद नेगेटिव लेनी है, चंद पॉजिटिव लेनी है। कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यूज के बगैर भी काम चल जाता है, लेकिन फिलहाल आपने कुछ मतलब क्वाड्रेटिक ग्राफ सिमेट्रिक है ना, कुछ बिहेवियर नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो इसलिए जरूरी होता है ये समटाइम गिवन होता है, समटाइम हमें चूज करना पड़ता है। अगर ना गिवन हो तो आप अपनी y की या x की वैल्यूज के मुताबिक स्केल रखते हैं। जैसे अभी हमारा बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है ना, तो इसलिए मैंने अपने y एक्सिस का जो ग्राफ है वो थोड़ा स्केल डाउन कर दिया है, ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 बोल दिया है। सब बच्चे अपना अपना प्लॉट करें प्लीज।
यहाँ पे ये चल रहा है और इधर ये वाला पॉइंट है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा है आपके पास -1 9, 9 यहां पे कहीं पे होगा, वो ये बना दिया आपने। जीरो पे क्या आ रहा है? -2, तो ये वाला पॉइंट हो गया -2 का। 1 पे कितना आ रहा है? 7, ये 5 है, 5 से ऊपर 7 होगा। ये 7 वाला पॉइंट है, ये वाला 1 के ऊपर 7 आ गया। 2 के ऊपर 36, ये 35 है, इससे थोड़ा सा ऊपर 36 आपका होगा। यहां पे कहीं पे आपका 36 बन गया। 3 के ऊपर कितना बन रहा है? 85। यहां पे ये वाला पॉइंट आपका 85 का हो गया। मैं 4 वाला पॉइंट नहीं प्लॉट कर रहा, पैराबोला मुझे शक्ल से नजर आ गया कि किसका किस तरह से बनेगा। ठीक है, सारे बच्चे एक स्मूथ सी कर्व बनाइएगा। इन पॉइंट्स को इस तरह से अटैच करना है कि सुने मेरी बात। अब अगर ये वाले पॉइंट्स है ना, ऐसे नहीं बनना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, ये स्मूथ कर्व नहीं है। स्मूथ कर्व बनाने के लिए आपको ना उन पॉइंट्स को ना ऐसे अपने हाथ से एक दफा एटलीस्ट जुबानी, जिस तरह नहीं कहते, एक स्केच सा बनाना है अपने हाथ से, विदाउट जस्ट ड्रॉइंग द लाइंस। जस्ट इनको ना जरा ये पॉइंट्स को आपस में यूं अपने हाथ को लेके जाएं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लोली ना ऐसे एक हल्का सा एक ट्रेस सा बनाएं इसका। स्लोली एक, मैं आता हूं, स्लोली एक हल्का सा क्या बनाएं, उसका एक ट्रेस सा बनाएं। अब उस ट्रेस से ना आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आने लग जाएगा, बिल्कुल बारीक सा अपना पेंसिल उस पॉइंट्स के करीब लेके जाए। बहुत डार्क नहीं लेके जाए, क्योंकि अगर बारीक होगा मिटाएंगे भी ना तो वो गायब हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं होगा उससे। लेकिन अगर आपने बहुत थिक पेंसिल रख के और आपने ड्रॉ किया हुआ है, उससे नुकसान क्या होगा, जब आप मिटाएंगे भी ना तो उसका ट्रेस रह जाएगा पीछे। क्लीन ग्राफ के भी मार्क्स होंगे। गंदा ग्राफ बनेगा ना जिसमें नीचे से बार बार आपकी लाइंस नजर आए, तो उसमें आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जरा कोशिश करें कि आपकी प्लॉटिंग कैसी हो, नीट होनी चाहिए। जैसे नहीं मैं कह रहा हूं कि आपके पॉइंट्स तो बहुत करीब करीब है, मेरे पॉइंट्स बहुत दूर हैं, तो इसलिए व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करना ग्राफ बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त, क्योंकि पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। तो स्टिल इनको जरा हम आपस में ये देखें, अब ये आसान हो रहा है इनको आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना। पहले क्या था, दूर दूर पॉइंट्स थे, तो मैंने उनको ना करीब करीब हल्का हल्का स्केच कर दिया। यहां से भी जा रहा है और मैं इधर से भी स्टार्ट करता हूं। इधर से थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, तो मेरे लिए मसला नहीं है कि हम अब रबर से इसको ठीक भी कर सकते हैं। किसकी रेंज? आंसर्स की रेंज नहीं, एक्स की जो वैल्यूज होती है ना, हाँ आंसर्स निकालेंगे हम, अभी आंसर्स निकालेंगे। ओके जी, अब नोट करें मैं क्या कर रहा हूं। If I was a student, I will be doing the same things.
पॉइंट दूर हैं, मैंने जुबानी जरा उस लाइन को एक दूसरे के साथ मैंने ज्वाइन कराने की कोशिश की और उसके बाद मैंने हल्का सा क्या बना दिया, एक स्केच सा बनाया, बिल्कुल बारीक सा स्केच। ये सिर्फ मुझे नजर आ रहा है क्योंकि मैं ड्राइंग कर रहा हूं, मैं वो आर्ट वाली एक आर्टिस्ट हूं जो ड्राइंग कर रहा हूं, तो ये लाइन सिर्फ मुझे दिख रही है, इमेजिनरी लाइन मेरे दिमाग में चल रही है। अब इस लाइन को आपस में एक दूसरे के साथ मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, तो ये लाइन अब क्या है, अब ये फ्री हैंड स्केच कहलाता है। मेरी बात समझ आ रही है? इस पूरे कर्व के अंदर कहीं पे आपको एजेस नजर नहीं आने चाहिए। अगर एजेस नजर आए तो इट्स अ रॉन्ग ग्राफ, इट्स अ बैड ग्राफ। एजेस नहीं होने चाहिए। और समटाइम कुछ बच्चों के ग्राफ्स में ना इस तरह लूप्स होते हैं। लूप्स कैसे? क्लाउड्स बने हुए होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे क्लाउड्स नहीं बने होने चाहिए। ये क्लाउड्स फ्लो को खराब करते हैं। ये यहां से फ्लो खराब हुआ है, ये फ्लो खराब है इसका। क्लियर हो रही है मेरी बात? पहली दफा में ठीक ग्राफ नहीं बनता, पहले आपको एक जुबानी उन पॉइंट्स के ऊपर पेंसिल घुमानी पड़ती है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? सब बच्चे बताएं, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ऑल गुड, सबको समझ आ गया? यहां तक कोई इशू है तो बता दें। पहली बात क्लियर हो गया। अब जरा मेरी बात सुनना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो प्लॉटिंग है ना, ये 5, 6, 4 नंबर की आती है, 5, 6 या 4 नंबर की आती है अलॉन्ग विद द टेबल वैल्यूज मिला के। अब टेबल पूरे का पूरा दिया हुआ होगा, जस्ट 1 और 2 वैल्यूज विल बी नॉट गिवन, 1 या 2 वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, बाकी सब कुछ दिया हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ चेक करना चाहता है कि क्या टेबल का कॉन्सेप्ट आपको है या नहीं है। जी मैम। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये बात समझ आ गई कि नहीं? ये भी रॉन्ग है, एग्जांपल्स में लिख लें अपने पास साइड नोट पे कि इस तरह के ग्राफ्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एजेस। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्लाउड्स। ये दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों रॉन्ग हैं। ये बना लिए एजेस एंड क्लाउड्स वाले ग्राफ अपनी कॉपी पे, ये बनाएं और लिखें ये रॉन्ग है, एज एन एग्जाम्पल लिखें ताकि आपके एजेस ना बने। और इवन ये भी रॉन्ग होगा, ये पॉइंट्स बन रहे हैं ना आपके बच्चों ने पॉइंट में ना, यूं ना ये लाइंस यूं बन रही हो, बस थोड़ा सा हाथ काम रहा, वो वाली जगह राइट वाली साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। अब इसके अंदर क्या मसला है? ये डबल स्केच या डबल लाइन, ये भी क्या है? रॉन्ग है, ये भी नहीं होना चाहिए। डबल स्केच, डबल लाइंस नहीं होनी चाहिए। ट्रेसिंग लाइंस भी डबल लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, वो भी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, ग्राफ इतना देखें, इतना लाइट भी नहीं होना चाहिए कि स्कैन करें तो वो ग्राफ आपका नजर ही ना आए। इतना होना चाहिए कि स्कैन करने के बाद दिखना चाहिए, क्योंकि स्कैनिंग में क्या होता है, लाइट वाली जो बिल्कुल लाइटेस्ट पेंसिल होती है वो तो गायब भी हो जाती है। समझ आ रही है बात की नहीं? सो ये कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं। आपने अपनी जब प्रैक्टिस करनी है ना ग्राफ की, तो ये सारी बातें जहन में रखना ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके अच्छी ड्राइंग डेवलप हो सके। मैं आपसे कुछ तस्वीर बनाना नहीं कह रहा हूँ, किसी शख्स की तस्वीर बनानी, मैं सिर्फ आपसे एक कर्व प्लॉट करवाना कह रहा हूं आपको। तो ये मिटा दूं यहां से मैं ये चीज के नहीं? अब ये जो ग्राफ बन गया, इट इज नाउ वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब जरा सवाल सुने। पहला सवाल है, एक मिनट, पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equals to 1.5, when x is equals to 1.5 फ्रॉम द ग्राफ। ये सारी वैल्यूज कहां से निकालनी है? फ्रॉम द ग्राफ।
जब x की वैल्यू 1.5 थी, y की वैल्यू निकालें, तो मुझे बताएं x की वैल्यू 1.5 किधर है? 1 और 2 के दरमियान में। अब इधर से क्या करें, एक इमेजिनरी लाइन ऊपर की तरफ आप जाके देखें, क्या आंसर आ रहा है? एग्जैक्ट 20 आ रहा है। नहीं, 1 पे तो 20 बिल्कुल भी नहीं आना, 1.5 पे 20 कैसे आ सकता है? हैं? 18 आ रहा है, 17 आ रहा है। आप सब बच्चे देख के बताएं, 1.5 के ऊपर जब x की वैल्यू 1.5 थी, इज इट 19 और 18? 19, 18, 20। एक मिनट रुक जाए यार, एक मिनट रुक जाएं। देखो प्ले ग्रुप के बच्चों की तरह से अब शुरू हो जाते हैं। कितने बच्चों का 18 आ रहा है और कितने बच्चों का 19 है? कितनों का 20 है? और जो बिल्कुल हाथ नहीं खड़ा कर उन्होंने सॉल्व भी नहीं किया। अलिशबा रजा, क्या जवाब है? 18 आया है। तो चलें, इस वक्त चूंकि मेरी वैल्यूज तो कुछ डिफरेंट आ रही हैं, जस्ट बिकॉज मुझे लगता है यहां से मेरा ग्राफ थोड़ा सा खराब हुआ था, जिसकी वजह से लग सकता है कि वैल्यूज थोड़ी सी रॉन्ग हुई हैं, या हो सकता है मेरा वाई एक्सिस पे वैल्यूज मैंने थोड़ी सी ऊंची नीचे प्लॉट कर ली है। ये यहां पे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है बच्चों, ऐसा ही है कि नहीं? यार ये जो 17, 18, 19, 20 वाली वैल्यूज हैं, ये सब ठीक ही मान लेते हैं फिलहाल, ये सब ठीक ही मान लेते हैं फिलहाल। क्लियर है ये चीज के नहीं? तो यहां पे इसकी वैल्यूज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल 18। 40 तो बहुत गलत है। देखिए मेरी बात सुने, एक मिनट। ये जो 2 है ना, अकल इस्तेमाल करेंगे ना आप। अगर 2 के लिए वैल्यू आ रही है 36, 2 के लिए y की वैल्यू आ रही है कितनी? 36। अल्लाह ने अकल भी दी है ना आपको, तो आप खुद सोचें 2 से छोटी वैल्यू के लिए 40 कैसे आ सकता है? इधर मेरी बात सुनो, अल्लाह ने ये दिमाग दिया ना। आपका जब 1 के लिए आंसर आया था 1, y की वैल्यू आई थी 7, 2 के लिए आपकी वैल्यू आई थी 36। 2 से जो बड़ी वैल्यूज होंगी ना, लाइक 2.5 हुआ, 2.1 हुआ, तो उनके आंसर्स 36 से बड़े आएंगे। तो 40 तो आ ही नहीं सकता 1.5 का। क्या ख्याल है? तो 1.5 का कौन सा आंसर होना चाहिए? 36 से छोटा और 7 से बड़ा होना चाहिए, दरमियान में नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है स्केच कैसा है आपका। सबको समझ आ रही है मेरी बात? किसको नहीं आ रही है ग्राफ में? क्योंकि ये 17, 18, 19, 20, 21 के आसपास ही कोई ना कोई वैल्यू होगी। आई डोंट नो कि कौन सी वैल्यू है एग्जैक्टली, बट एज द मेजॉरिटी इज सेइंग 18, सो इट विल बी 18, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू दैट। ठीक है, सो सुने, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉर x इज इक्वल टू 1.5, y की वैल्यू कितनी हो गई? नहीं, इसके जो मार्किंग स्कीम्स होती है ना ग्राफ वाली, इसमें मार्जिन दिया जाता है, रेंज दी जाती है, 2 वैल्यूज पीछे की तरफ और 2 वैल्यूज एग्जैक्ट के आगे की तरफ। जो कंप्यूटराइज्ड आंसर है वो मार्किंग स्कीम ने लिखा होता है, और वो रेंज देता है आपको कि 2 वैल्यूज उससे 2-3 वैल्यूज पीछे, 2-3 वैल्यूज आगे। चूंकि इसका वाई एक्सिस बहुत एक्सपेंडेड है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है इसका वाई एक्सिस, तो इसमें 2 वैल्यूज का गलत आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा डब्बा है ना, वो 1 यूनिट के बराबर है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? इसमें अगर आपकी 3 वैल्यूज भी आगे और पीछे हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जैक्ट आंसर इसके कंप्यूटर से जनरेट करते हुए 18 आना था, मेरी बात सुने, एग्जैक्ट आंसर 19 है। अगर आप वैल्यू पुट करें ना x की उसके अंदर इक्वेशन में, तो 19 आंसर आता है। अगर जिसका 19 है, इसका मतलब उनका ग्राफ तो परफेक्ट बन गया। जिनका 19 है उनका परफेक्ट बन गया। 20 वाले भी अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट के करीब है, 18 वाले भी परफेक्ट के करीब है, क्योंकि उनकी वैल्यू एक ऊपर नीचे है। ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये आसान ग्राफ नहीं था। क्यों? क्योंकि एक डब्बे में 10 यूनिट्स थे, दूसरे में भी 10 यूनिट्स थे, तो अगर थोड़ी सी गलती होगी तो 1 यूनिट तो आगे पीछे हो ही जाएगा। इसलिए जो एग्जामिनर है ना, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा अबाउट 1 और 2 यूनिट्स, 1 या 2 यूनिट्स, क्योंकि यू आर नॉट कंप्यूटर्स, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्केचिंग द ग्राफ बाय योर ओन फ्री हैंड। बट जितना कोशिश करेंगे ना अच्छा बनाने की, तो उतने एरर के चांसेस कम होंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं?
सो ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या चाहता है कि स्टूडेंट होते हुए वो गलत स्केच करे या कोशिश करे ठीक स्केच करने की, कोशिश करे। ये सबको समझ आ गई मेरी बात के नहीं? हमने इक्वेशन में पुट नहीं करना, इक्वेशन में नहीं पुट करना, इक्वेशन तो एग्जैक्ट आंसर बताएगा। उसने यहां पे सवाल में क्या लिखा है? फ्रॉम द ग्राफ। तो इसका मतलब यह है कि वो ग्राफ पे ये पॉइंट देखना चाहता है और आपकी वर्किंग भी देखना चाहता है। तो आप सिर्फ यहां से देख देख के नहीं, मतलब देख, आपने प्रॉपरली लाइंस ड्रॉ करनी है, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट लिख लें इसके साथ, मस्ट आइडेंटिफाई दिस पॉइंट सो दैट यू कुड टेल द एग्जामिनर कि ये पॉइंट आपने कैलकुलेटर से नहीं निकाला। क्योंकि जाहिर सी बात है आपके ग्राफ के अंदर वो चेक करेगा 18 आ रहा है और आपने कैलकुलेटर से एफिशिएंसी दिखाई 19 लिख दिया है आंसर में, तो उसको तो पता लग जाएगा ना कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, कि बच्चे का ग्राफ 18 बता रहा है और कैलकुलेटर वाला आंसर 19 था तो बच्चे ने 19 लिख दिया। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बच्चे को ग्राफ रीड ही नहीं करना आता। अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ द आंसर इज 18 एंड यू रोट 19। बेशक 19 करेक्ट आंसर है, लेकिन आपका ग्राफ तो 18 बता रहा है। 18 अगर आप लिखते तो एक्सेप्टेड था, 18 लिखते एक्सेप्टेड था। आपने अपनी तरफ से एफिशिएंसी दिखाई, बेस्ट आंसर यानी कि एग्जैक्ट आंसर लिखा 19, जो कि आपके ग्राफ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। योर ग्राफ इज सेइंग नो, द आंसर इज नॉट 19 बट इट इज 18। यू रोट 19 इंस्टेड, सो 19 विल बी रिजेक्टेड इन योर केस ओनली। एक बच्चे का आंसर 20 आ रहा है, वो फिर भी 19 लिखता है, फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा उसका। रीजन द इज ग्राफ इज टेलिंग माय आंसर इज 20 बट द स्टूडेंट बीइंग ओवर स्मार्ट, उसने वही 1.5 क्वेश्चन में पुट किया, आंसर निकाला, उसका 19 आया और उसने कह दिया कि जी 19 आंसर है। वो कहेगा ना, दिस इज रॉन्ग। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो रहा है सारों को? सो इसलिए ऑलवेज यूज योर ग्राफ वैल्यूज। ठीक है, ये आ गया एक्स की सिचुएशन। इस तरह अगर मैं बोलूं मुझे एक्स की -1.5 की के अगेंस्ट वाई की वैल्यूज बताएं, तो वो भी बता देंगे? बताएं। फाइंड y when x is equals to -1.5। -1.5 के लिए -1.5 ये वाली वैल्यू है गर्ल्स एंड बॉयज, -1.5 ये वाली वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y का क्या आंसर है? एग्जैक्ट। लेट्स सी कितना आता है इसका। मैं जरा वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूं, ये वाली लाइन बन गई। ये कोई मेरा तो 19 के पास आ रहा है, आपका 22 है। एग्जैक्ट वैसे क्या है? एग्जैक्ट 22 है। हो सकता है मेरा रॉन्ग हो, बिकॉज ये कैलिब्रेशन भी मेरी वो इतनी अच्छी नहीं है ना, ये वाली। ये वाली मेरी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे -1.5, 19। आपकी कितनी आ रही है बच्चों? 20, 21 इज ओके। -1.5, 19। यहां पे मैं, आप लोग हर कोई बच्चा अपने ग्राफ के मुताबिक वैल्यूज लिखे। y का आंसर कितना आ गया? y का आंसर कितना आ गया? 20 आया आपका, या 21, 22 सब लिख लें। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? अनदर क्वेश्चन, अब सवाल चेंज होने लगा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y is, find the find the value of x when y is equals to 30। find the value of x when y is equals to 30। यस, इसके तो 2 पॉइंट्स आएंगे ना, कि नहीं बच्चों? y 30 कब कब है? एक यहां पर
और एक अब्दुल्ला अहद शेख दूसरा लेफ्ट साइड पे। यहां पर भी y की वैल्यू क्या आती है बच्चों 30 और यहां पर भी y की वैल्यू क्या आती है 30। समझ रहे हैं कि नहीं? इन दोनों की जो x की वैल्यूज हैं वो बस नोट कर लें। तो कितने आंसर्स आएंगे इसके? अब 2 आंसर्स आएंगे। कितने आंसर्स आएंगे? यस सॉरी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 30। क्लियर हो गया? मेरी बात सुने, आपका एक x का आंसर कितना आया और दूसरा 1 पॉइंट, ये आंसर आ गया आपका 1.9 है ये वाला पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव 1.9 और दूसरा 1.8। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे, एक आंसर आएगा -1.8 और दूसरा आंसर आप लिखेंगे 1.9। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये ग्राफिकली आपने 2 आंसर्स निकाले हैं। गॉट इट कि नहीं समझ आई? मेरी बात अब सुनना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये देखें, ये जो पहला और दूसरा पार्ट था ना, ये तो जस्ट वैसे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कराया। एक्चुअल तीसरा और चौथा पार्ट होगा इसका। असल जो सी चीज समझानी है, तीसरा और चौथा पार्ट समझाना है। तीसरे पार्ट को ग्राफिकली बहुत इजीली हमने समझ लिया। ग्राफिकली हमने इसको इंतहाई इजीली कर लिया, बिकॉज सबसे जो महारत वाली चीज थी वो थी ग्राफ की प्लॉटिंग। इस पूरे जितना भी पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना है। पूरे के पूरे ग्राफ के प्लॉटिंग के अंदर सिर्फ सबसे कीमती चीज जो सी है ना आपकी है प्लॉटिंग। बाकी जितने भी जवाब हैं वो सारे के सारे आपके इस ग्राफ से निकलेंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को समझाने वाली होती है वो ये है कि ग्राफ और अलजबरा के आइडियाज कैसे आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं। अलजबरा में इस चीज को हम कैसे देखते हैं और यहां पर हम इस चीज को कैसे देखते हैं, ग्राफ में कैसे देखते हैं। 1.5 था, यहां पे y इज इक्वल टू 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 माइनस 2। ये अलजेब्रिक वर्ड है। ये कौन सी दुनिया के अल्फाज हैं? ये कौन सी दुनिया की कैलकुलेशन है? अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स है ये। यूं करूंगा तो नंबर नहीं मिलेंगे मुझे, ये याद रखना। इसलिए मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। यूं करके नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने पहले क्या लिखा हुआ है, ग्राफ को इस्तेमाल करके हमें जवाब दीजिए। बच्चों नहीं समझ आ रही है आपको मेरी बात? उसने कहा है कि इसको इस्तेमाल करें, ग्राफ्स को इस्तेमाल करें। तो मैंने जितने आंसर्स और आपने जितने आंसर्स बताए सब ने ग्राफ के थ्रू बताए हैं मुझे। लेकिन अलजेब्रा में कैसे देखते थे इसको? वैल्यूज x की जगह पुट करके इनके जब जवाब सॉल्व किए, 1.5 का स्क्वायर निकाला, 10 से मल्टीप्लाई किया, -1.5 माइनस 2, जवाब कितना आया? कितना? 19। अलजेब्रिक दुनिया में इसका आंसर आया था 19। ग्राफिक दुनिया में इसका आंसर आया था कितना? ये ग्राफ से आंसर आया था। अब मेरा और मतलब ग्राफ का और अलजेब्रा ने मुझे कैसा आंसर दिया? 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में कैलकुलेटर इन्वॉल्व हो गया था। यहां पे मेरे हाथ का स्केच इन्वॉल्व हुआ। स्केचिंग, मैं कंप्यूटर नहीं हूं, मतलब स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं है तो गलती कर सकता है। 1 2 3 यूनिट्स ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सिमिलरली नीचे वाला भी कॉन्सेप्ट इसी तरह का होगा। -1.5 पुट करेंगे, आंसर्स आएंगे, हम उसको यूज कर लेंगे। क्लियर होगी बात? इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब हम सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसके 2 जवाब आते हैं। कैलकुलेटर से निकाल के बताओ जल्दी से मुझे, इसके 2 जवाब कितने आते हैं? 1.839 और -1.739। ये सबको समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? ये कौन से आंसर है? 1.839
और -1.739 कैलकुलेटर वाले आंसर, यानी कंप्यूटराइज्ड आंसर्स हैं ये। हमारे ग्राफ के आंसर्स क्या हैं? -1.7 जो आंसर था वो -1.8 आया, जो 1.8 था वो 1.9 आया। कितने पॉइंट्स की गलती थी? 0.1 यूनिट की गलती थी, इवन उससे भी कम, 0.1 यूनिट। यानी कि मतलब क्या है कि ग्राफ हमारा क्या है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ग्राफ हमारा बहुत ज्यादा क्या है, एक्यूरेट है। तवज्जो रखें जरा, मैं फिर से ये बात बताता हूं आपको, ये फिर से बात बताता हूं। आपका ग्राफ बेसिकली कौन कौन सा वाला था? ये वाला था कि नहीं था? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गर्ल्स एंड बॉयज, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला ग्राफ था आपका, हाँ या ना? लेकिन आपने किस इक्वेशन को सॉल्व कर बैठे हो? ये तो कोई और चीज नहीं दिख रही आपको। क्या ये x² - x - 2 है? ये बताएं मुझे। मेजॉरिटी बच्चों को समझ ही नहीं आ रही मेरा सवाल क्या है। मेरा सवाल यह है कि अभी तक ये जगह मिटाता हूं मैं, ये जगह खाली करते हैं। मेजॉरिटी बच्चों को मेरा सवाल ही नहीं समझ आया, बिकॉज जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उस पर तब फोकस करें। आप लोगों ने जो इक्वेशन बनाई है, आपने जो ड्रॉ किया है वो है x² - x - 2 = 0। अलजेब्रिकली आपने इसको सॉल्व किया। ग्राफ में 0 की जगह क्या पुट करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज? आपने ये सॉल्व किया ना, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन मतलब ये इसका आपने ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ इतना हेल्पफुल साबित हुआ कि आपने एक और इक्वेशन भी सॉल्व कर डाली। वो दूसरी इक्वेशन कौन सी थी? x² - x - 32 = 0। आपने इसको सॉल्व कर दिया ग्राफिकली। आपके ग्राफिकली एक आंसर आया 1.9 और दूसरा आया 1.9 - 1.8। ग्राफिकली आपके ये आंसर्स आ गए। कंप्यूटर ने आपको ये आंसर्स बताए थे कि ये कंप्यूटराइज्ड आंसर्स हैं। लाइक योर आंसर्स आर वेरी क्लोज टू द आंसर जो ग्राफ में आप लेके आए। मतलब समझ लें 100% ठीक आंसर्स ये आपके, वेरी क्लोज आंसर्स। सॉल्व किसी और को किया, लेकिन आपका मतलब ग्राफ किसी और का प्लॉट किया, आपके किसी और ग्राफ ने हेल्प की कोई और इक्वेशन सॉल्व करने में। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? ये आइडिया समझ आया आप लोगों को? सो वन ग्राफ इज यूजफुल नॉट टू सॉल्व ओनली इट्स ओन इक्वेशन बट ऑल्सो टू सॉल्व अदर इक्वेशंस। मेरी बात नहीं समझ आ रही तो बता दें। ये पहली बात है इसकी, ये पहली बात है इसकी। मैं इस इक्वेशन को इटसेल्फ भी सॉल्व कर सकता हूं, मैं इस इक्वेशन को इटसेल्फ भी क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। यहां पर आपने क्या किया था? यहां पर आपने क्या किया था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हेन y इज 30। ऐसा ही है ना? अगर मैं आपसे ये बात करूं, अब मैं एक और अंदाज में यही चीज, मैं ये भी तो इसको कह सकता था, इसी को मैं अगर ऐसे कहता, यूज ग्राफ एंड सॉल्व द इक्वेशन 10x² - x - 32 = 0। ये मेरी बात समझ आई? इस सवाल में और इसमें फर्क है। आंसर्स दोनों के सेम आने हैं, लेकिन सवाल में फर्क है। हम कैसे इन दोनों की शक्ल सेम बना सकते हैं? मैं दोबारा ग्राफ्स की तरफ आ रहा हूं, अलजेब्रा भूल जाएं। अब ये अलजेब्रिकली कहानी तो समझ आ गई थी ना, कि जो हमने 30 बोला तो इसका मतलब क्या था? y की जगह 30 पुट करो, y की जगह 30 पुट करो, 30 को उधर लेके जाओ, यहां पे छोड़ो 0, ये बनेगी ये चीज। आगे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, x के 2 आंसर्स निकालें। ये अलजेब्रा कहता है। ठीक है, मेरी बात नहीं समझ आ रही? अरे अब ये जब इसको हमने सॉल्व किया था वो ये चीज बन गई।
अब 30 से पहले अगर वो डायरेक्टली ये कहता कि मुझे ये सॉल्व करके दिखा दो, अलजबरा से नहीं ग्राफ से, तो थोड़ी देर के लिए एक इंसान खुद परेशान होता है, यार इसको तो मैं नहीं जानता। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं अगर एग्जामिनर हूं ना, पेपर बनाने वाला हूं, या मैंने जितने पेपर्स बच्चों को करा चुका हूं, मैं देखूं अगर ये आया तो दिस क्वेश्चन विल बी हार्डली ऑफ 1 मार्क, हार्डली 1 नंबर का सवाल अगर आगे, पहले तो देगा ही नहीं, दे दिया 1 मार्क से ज्यादा की वर्थ ही नहीं है इस सवाल की, इसकी एटलीस्ट 3 नंबरों की वर्थ है। इस सवाल की वर्थ बहुत ज्यादा है इस तरह के सवालों की, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। और 3 से ग्रो करते हैं, 5 तक भी जाते हैं। ये 5 तक कौन से जाएंगे वो भी अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में एक और एग्जांपल हम करेंगे उससे। बंद नहीं, एक मिनट। नेक्स्ट क्लास की बात का मतलब ये नहीं है कि रजिस्टर्स बंद करें, आइडियाज सिंक्रोनाइज हुए, प्लीज इसको ना ब्रेक होने दें। इस पॉइंट तक पहुंचने में कल 25-30 मिनट लग सकते हैं, अभी 2 मिनट लगेंगे मुझे आगे जाने में, ठीक है। इसलिए अपने आइडियाज को यहां पर ही रखें। तो आपने एक लाइन बनाई y = 30 की, ये क्या चीज है जी, y = 30 की लाइन। अब ऐसे कोई भी सवाल आ जाए, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल, ये बात सबने कॉपी कर ली। अब अगर वो एनसाइक्लोपीडिया से भी सवाल लेके आता है तो टेंशन की बात नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं -32 के बजाय फॉर एग्जांपल इधर मिसाल के तौर पे इधर लिखते हैं हम 50, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रीजन उसकी क्या, मुझे यहां पर -2 चाहिए था। क्या चाहिए था? -2 चाहिए था। मैम 2 मिनट प्लीज। ये क्या हो जाएगा +48, और इधर भी क्या करना है आपने +48। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ये नेचुरली क्या बन जाएगा 10x² -x - 2, और ये क्या बन जाएगा, इसको जानते हैं y = ये क्या बन गई आपकी, अब बनाओ 48 की लाइन इधर। अच्छा ये ऊपर होना चाहिए था टेक्निकली, सही है ना? यहां तक बात समझ आ गई? 1 मिनट। अब एक सवाल है, ये आसान है, जल्दी खत्म हो जाएगा। 10x² -x - 2 = 0, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? अब इसको जानते हैं, = क्या हो गई 0। y = 0 की लाइन किधर है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? इन 2 पॉइंट्स पे बताएं ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पॉइंट, एक होगी 0.5, ठीक। एक x का आंसर आया 0.5। अच्छा इस वक्त ना आप लोग सिर्फ ऊंची ऊंची चीखें मार रहे हैं, मुझे लगता है आपको समझ कुछ भी नहीं आ रही, पता नहीं, अल्लाह करे आ जाए। अच्छा 1 मिनट, एक आ गया 0.5 और दूसरा आंसर एक बच्चा बता रहा है -0.3 आ रहा है। बच्चों ये जो सवाल है ये मैंने अलजबरा में जब मैंने क्वाड्रेटिक मिड टर्म ब्रेक करा रहा था वहां से कॉपी किया है। आपको पता है एग्जैक्ट आंसर्स थे 1/2 और दूसरा आंसर था -2/5, यानी कि -0. एक एग्जैक्ट आंसर ये था और एक एग्जैक्ट आंसर 0.5 था। तो जो चीज आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं बच्चे ग्राफिकली भी कर सकते हैं, ये मैंने करके दिखाया, ठीक है। अल्लाह हाफिज।